दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है। 47 वोट उसको समर्थन में मिले विश्वास मत के, और सिर्फ 29-30 जो वोट हैं वो विपक्ष में मिले। लेकिन दोस्तों, चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत प्राप्त करने से भी बड़ी खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सदन में आए, ईडी की जो हिरासत में है, और उन्होंने आज सदन में जो कुछ कहा उससे उनका राजनीतिक कद एक क्षेत्रीय नेता से बढ़कर एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे उभर के सामने आया है। वो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के, इवन अकलियत के, वो एक बड़े नेता के तौर पे आज उभरे हैं। अपने आधे घंटे के करीब उनका भाषण रहा होगा, या हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा रहा हो, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे आम तौर पे आजकल नहीं उठाया जा रहा है, डर के मारे। और तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं ईडी के नाम पर, आईटी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, कि विपक्ष के नेता बोलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष के एक बड़े हिस्से के नेता, खासकर हिंदी हार्टलैंड के। तो ऐसे में जब बहुत सारे नेता जो अपने आप को अंबेडकर, कांशीराम जी और तमाम बड़े नेताओं, लोहिया, न जाने किन किन बड़े नेताओं की विरासत का हिस्सा मानते हैं, जब वो बिल्कुल खामोश पड़े हुए हैं, बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हुए हैं, वहां हेमंत सोरेन ने बहुत बड़े सवालों को उठाकर और केंद्र सरकार पर एक तरह से ताबड़तोड़ हमला करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। वो सच्चाई बोलेंगे और सच्चाई के लिए आजीवन लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए उनकी जो भी उनको कीमत चुकानी पड़े। किन कारणों से इतना बड़ा कद उभर कर आया है हेमंत सोरेन का? पहला जो मुझे कारण नजर आता है वो ये है कि हेमंत सोरेन ने जो ईडी की केस में जेल गए हैं, हम सब जानते हैं कि ईडी की केस में जो भी जेल जाता है वो डर जाता है, बुरी तरह भयभीत हो जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने डरने से साफ इनकार कर दिया है। उनका पूरा भाषण इसकी तस्दीक करता है। ईडी ने उनको मना किया था कि आप भाषण नहीं करेंगे। यह बात स्वयं हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कही कि उन्हें कहा गया था कि आप ब्रीफिंग नहीं करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे। जब इन्होंने पूछा, भाई विधानसभा में जाने के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है, क्या मैं वहां भाषण भी नहीं करूंगा? उन्होंने कहा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की ओर मुखातिब होकर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और सदन के सामने कौन है, मैं अपनी बात रखूंगा, स्वतंत्रता के साथ रखूंगा, इतनी स्वतंत्रता मुझे कोर्ट ने दी है। और यह बात उन्होंने कही और भाषण देना शुरू किया। तो एक तरह से बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा, बल्कि यूं कहा जाए कि उन्होंने अपने माइंड, अपने दिमाग और अपने दिमाग और दिल को एक तरह से बिल्कुल ओपन सामने रख दिया लोगों के। और उन्होंने कहा कि वो क्यों इस हमले को, जो उनके ऊपर हमला हुआ है, उसको क्यों इस देश की दलित आबादी, आदिवासी आबादी, पिछड़ी आबादी, अकलियत की आबादी, सबके ऊपर एक हमला मानते हैं। क्योंकि इन्हीं समुदायों को लेकर आज सबसे अधिक टारगेट किया जा रहा है। हमें जंगली तक कहा जा रहा है कि जंगल के लोग आ गए हैं और कुर्सियों पर बैठ। तो उनका यह कहना था कि भैया इनके जो कपड़े गंदे हो जाते हैं जब हम बैठते हैं। तो उन्होंने इशारा किया, जब एक टेलीविजन चैनल, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन एक टेलीविजन चैनल पर जब इस तरह की टिप्पणी की गई थी, उसी को प्राकारांतर से उन्होंने एक तरह से उद्धृत किया बिना नाम लिए, कि लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं जब हम जैसे लोग जो आदिवासी हैं वो जब उनके साथ बैठते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब वो BMW पर चलते हैं तो लोगों को बड़ा खराब लगता है, जब वो प्लेन में चलते हैं तो भी बड़ा खराब लगता है। तो ये जो बातें वो कह रहे थे, बता रहे थे कि भारतीय समाज में कैसे उत्पीड़ित समाजों के लोगों का आगे बढ़ना, मुट्ठी भर जो लोग हैं इस समाज के, उनको बहुत बुरा लगता है। और यही कारण है कि उन पर या उन तरह के लोगों पर हमले लगातार हो रहे हैं। और तीसरी बात जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि ये जो लड़ाई हमारी है वो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं उठता। उनका यह कहना था
कि हमें गिरफ्तार किया गया है झूठे मामले में। जिस जमीन के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है उसका कोई पेपर सरकार के पास अगर है, अगर उसमें हिम्मत है, उसमें साहस है, तो वो हमारे सदन पे ले आकर पटकते, मैं तुरंत राजनीति से अपने को अलग कर लूंगा। लेकिन उनको झूठे केस में फंसाया गया है। और दोस्तों, ये बातें कहते हुए वो काफी इमोशनल हो गए, लेकिन इमोशनल होते हुए उन्होंने अपनी निर्भीकता को और दमन अत्याचार से लड़ने की अपनी जिजीविषा को उन्होंने छोड़ा नहीं। और वो लगातार ये कहते रहे कि उनका तो ये भी कहना था कि वे जिन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है वो ये भी कर सकते हैं कि उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दें, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता, दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इस जंग को लड़ेंगे। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जिन दिनों इस देश में ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई चल रही थी, जो हमें गिरफ्तार करने वाले लोग हैं उनका इशारा था, उनके जो पूर्वज हैं वो तो अभी लड़ना भी नहीं जानते थे, उन्होंने तो लड़ना ही नहीं जाना। लेकिन हमारे पूर्वज तो इस देश में ब्रिटिश हुकूमत से सबसे पहले उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। हम उनके वंशज हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहली लड़ाई छेड़ी थी। और हम इस जंग से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, ये बात कही। अब इतना साहसिक भाषण, इतना नपातुला, इसमें कहीं असंसदीय शब्दावली नहीं है, कहीं किसी के प्रति ओछापन नहीं है, लेकिन जिस निडरता के साथ वो बोल रहे हैं, उनके एक एक शब्द ऐसा लगता है कि उनके अंदर से फूट रहे थे। और ये बात कहते हुए वो भावुक जरूर हो रहे थे, लेकिन कहीं भी वो भावना में बह नहीं रहे थे। वो विचारों की एक धारा की तरह, ऐसा लगता था कि उनका पूरा भाषण विचारों की धारा की तरह बह रहा है। दोस्तों, एक बात उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण कही कि न जाने क्या है कि सत्ता पक्ष की घृणा हम जैसे लोगों के खिलाफ लगातार बढ़ती गई है। 2022 से उन्होंने जिक्र किया इस बात का खास तौर पे कि 2022 से ही मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार चालू रही है और अब 5 वर्ष पूरा करने से पहले मुझे गिरफ्तार किया गया है। फिर उन्होंने एक बात कही कि अंबेडकर साहब ने अपने जीवन काल में कहा था अपना कि जिस धर्म में वो, उनका इशारा इस बात पर था, जो अंबेडकर का एक बहुत मशहूर वाक्य है कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने ये वाक्य तो नहीं पढ़ा, लेकिन उनका संकेत यही था कि जो इस तरह के लोग हैं, उत्पीड़ित समाजों के लोग, उन्हें इस धर्म के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया कि आगे क्या हो सकता है एससी एसटी की तरफ से उत्पीड़ित समाजों के लोग जिस तरह दमन का शिकार बनाए जा रहे हैं, ये बातें भी आज उन्होंने कह दी। और दूसरी बात दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, एक तरह का गंभीर आरोप लगाया, और वो गंभीर आरोप ये था कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन की भी भूमिका है। और ये बात हम सब जानते हैं कि राजभवन में इस्तीफा देकर जब वो लौटे, उनको फिर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वो कहना चाहते थे राजभवन पर आरोप लगाकर, क्यों ये कहना चाहते थे, इसको उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया। लेकिन दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अपने इस नपे तुले भाषण से उनका जो कद है, राजनीतिक कद, वो वाकई बढ़ गया है। वो ठीक है कि आज जनता के बीच में नहीं है, इंडिया अलायंस के अन्य नेताओं की तरह वो सक्रिय होकर काम नहीं कर सकते। कुछ नेता पाला बदल चुके हैं, लेकिन अन्य नेता लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सक्रियता अपनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हैं। शायद हेमंत सोरेन का ये साहसिक कदम जो आज का था, उनका जो उद्बोधन था, ऐसे निष्क्रिय नेताओं के लिए एक तरह का इंस्पिरेशन साबित होगा, यह भी हो सकता है। और अगर इंस्पिरेशन साबित नहीं होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र के नेता लड़ना नहीं चाहते, या किन्हीं कारणों से वाकई वो बेहद भयभीत हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन का भाषण आज उनके कद को बढ़ाता है और उनकी भविष्य की जो राजनीति है उसके लिए एक नक्शा दिखाता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।